गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। महिंद्रा फर्स्ट स्टेप महिंद्रास में आपका स्वागत है। मैं धीरज कुमार सिंह आपको टीसीएस द्वारा पूछे गए जो भी पुराने टीसीएस द्वारा पूछे गए जो भी पुराने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, हम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक सीरीज में कर लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, अगर वो फिर से रिपीट हो तो वो हमसे गलती ना हो। और आप ये याद रखिए कि 80% चांस ये होता है कि क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। और जैसा कि आपको मैं भी दिखाऊंगा कि इस 30 क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं आपका। फटाफट स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, 15-15 मिनट की, 10-10 मिनट की ये क्वेश्चंस की सीरीज होगी जो आपको बहुत फायदा करके जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो अगर ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग। मतलब भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी आबादी से अधिक ना हो। मतलब आपसे पूछा गया है कि ऐसे ही कहां पर, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आप पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर में गठन नहीं कर सकते हैं जिसकी आबादी इतनी अधिक नहीं हो सकती। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो आबादी है वो 20 लाख से क्या होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 20 लाख से अधिक नहीं है तो वहां पर कुछ भी गठन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ये बहुत पूछते हैं। आपको इस पर बिल्कुल फोकस रखना है कि पहली जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो है राजकुमार अमृत कौर जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन आपसे कहता है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन कब हुआ है। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा अगर हम उसको बोलें कि हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ है, तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1950। इसके 2 दिन के बाद आप 28 जन, आपको याद रखना है 28 जन 1950 ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे कहता है कि हु वाज अपॉइंटेड एज अ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये आपको दिमाग में रखना है, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो कौन थे 1946 में। ठीक, भारतीय भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में जो सभा का संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था। तो आपको ये याद रखना है कि वो थे भाई साहब बी आर राव साहब। ठीक है ना, क्या नाम था उनका, बी एन राव साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक, ये आप दिमाग में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जरूर पूछ रहा है। ठीक, याद रखना है इस वर्ड को, नॉट को। कौन सी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो आपको याद रखना है फाइनेंस कमीशन। ऑब्वियस सी बात रहेगी रहेगी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन भी है। तो हम बोल सकते हैं कि नीति आयोग। तो याद रखना है आपको कि नीति आयोग जो है वो नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक है ना, तो आप एक बात याद रखें, एल एस एस, ठीक है ना, एल एस एस, लिबर्टी, सोवरेन और सेक्युलर, ये तीनों के तीनों संविधान के भाग हैं। बस इसका मतलब जो ये टॉलरेंट वर्ड लिखा हुआ है, सही शून्य वर्ड जो लिखा हुआ है, यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने बोला है कि कौन सा भाग नहीं है। तो ए बी सी तो है, ए सी डी तो है, लेकिन बी नहीं है क्योंकि टॉलरेंट वर्ड हमारे इस प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे कहा गया है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं, इसको आप याद रखें हमेशा के लिए। ठीक है ना, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आप बोलेंगे 7 सदस्य थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष अगर आपसे बात करेंगे तो बी आर अम्बेडकर साहब होंगे। देखिएगा आप आगे अभी आने वाले क्वेश्चन में वही पूछा गया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि हु हेड, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन वही कि हु हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसको हेड कौन करता था? तो आपको याद रखना है बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आप बोलेंगे बी आर अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। जस्ट मिनट, एक मिनट बस रुकेगा। अब नाइन्थ नंबर कहता है कि हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आप इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है ना। क्या बोला गया है? हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इस प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो आप इसमें नाम याद रखेंगे हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है ना। नाम किसका याद रखेंगे आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के क्या थे? हेड थे। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आपके यहाँ जो भी सिटीजनशिप आपको दी जाती है वो सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप उड़ीसा में रहते हैं तो आप राजस्थान जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है ना। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आप तमिलनाडु जा सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी वीजा देने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, यूएसए में ऐसा नहीं है। आपको यह याद रखना है कि इंडिया में ही पॉसिबल है कि सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि जो भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। ठीक, कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब स्वीकार किया, मतलब संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया है? तो इसकी डेट आप याद ही रख लें या इसको रट जाएं, 26 नवंबर 1949। ठीक, डेट को रट जाइएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया है? तो डेट है आपकी 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता क्या है कि 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? डेट आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी है, 1967। 1967 में आपने कौन सी भाषा को ऐड किया था? तो आपको याद रखना है सिंधी। ठीक है ना। 1967 में कौन सी भाषा को ऐड किया गया है? तो आप बोलेंगे सिंधी को ऐड किया गया है। ठीक, नेक्स्ट वन, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से देखिए वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके वो आपसे पूछता रहेगा। मैंने बोला भी था आपसे कि इन 30 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बार बार एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो आप बोलेंगे भारतीय संविधान का जनक जो थे वो भीमराव अंबेडकर साहब है। ठीक है ना। उसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर साहब है। नेक्स्ट वन आगे बोलता है, नेक्स्ट वन के क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? मतलब अगर आप इस चीज को थोड़ा सा इंग्लिश में देखें तो बोला क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग was not a part of the constitution assembly responsible to draft the constitution। फिर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है कि कौन इसमें इन चार में से कौन सा पर्सन था जो उसका हेड, मतलब उसका पार्ट नहीं था। तो देखिए पटेल जी का नाम अभी आपने देखा था कि पटेल जी किसी कमेटी के जो थे वो अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू साहब इसमें थे और अंबेडकर साहब तो थे ही। इसका मतलब बचा कौन सा खाली? महात्मा गांधी जी। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा? महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। फिर से वही क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अगर आप यहां पर भी नाम देखें तो यहां पर भी नाम किसका आने वाला है? बी आर अम्बेडकर साहब का। कहीं पर भी ड्राफ्टिंग कमेटी आपको देखनी है, कहीं पर भी क्या देखनी है आपको? ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर चेयरमैन आपसे बोला जा रहा है तो आपको याद रखना है कि जो चेयरमैन है वो बनने वाले हैं बी आर अम्बेडकर साहब। कौन बनने वाले हैं? बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे पढ़ते हैं। बोलता है कि ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। ठीक, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, ये बार बार पूछा जाता है पेपर में क्या कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है?
कॉन्स्टिट्यूशनल डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अभी आपने देखा था कि पीछे एक क्वेश्चन गया था जिसमें आपको मैंने बोला था कि 26 नवंबर 1950 इस दिन उसको क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। इसका मतलब जो हमारा संविधान दिवस होगा वो भी कब मनाया जाएगा, 26 नवंबर को। तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस यहां पर उसने डे पूछ लिया, वहां पर ईयर के साथ पूछा हुआ था। तो दोनों आप क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, हो सकता है वो ईयर लगा दे या हो सकता है वो डे लगा दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन बोलता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में। ये तीसरी बार ये क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है। ठीक, तो सभी को पता है भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक, 17 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। इन 17 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो तीन क्वेश्चन में बार बार यही पूछा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है। तो आप इसको तो याद ही कर जाइएगा, हो सकता है ये फिर से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉर्सकॉप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बोला यह गया था कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, ये वर्ड आपको याद रखना है, कुंडली या हॉर्सकॉप, ठीक है ना, कुंडली वर्ड आपको याद रखना है, किसने कहा था? तो याद रखिएगा, नाम है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। नाम क्या रहेगा इनका? कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर आपसे कहता है कि व्हेन was the first constitutional assembly election held in India। ठीक, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव, ठीक है ना, ये भी डेट पूछते हैं बहुत हो, संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ है? तो आपको याद रखना है 1946, 1946। ठीक है ना, कब डेट कब हुआ है आपका? 1946। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में आपसे कहता है कि इन विच ईयर द डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है ना, आपसे बोला गया कि अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू साहब और कुछ नेता, कुछ कांग्रेस के नेता मिलकर के भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं, जिसको आप किस ईयर में वो तैयार करते हैं? तो आपको याद रखना है कि ये बनाया गया था 1928 में, जिसको आप नेहरू रिपोर्ट कहते हो। ठीक, इसी नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग इसमें नेहरू जी ने ये बोला था कि जो भारत है उसको हम डोमिसाइल स्टेट का दर्जा देंगे, मतलब यहां पर अंग्रेज रहेंगे भी और अंग्रेज के अकॉर्डिंग हमें काम भी करना है। मतलब दोनों बातें थी, एक होता है सोवरेन और एक होता है आपका डोमिसाइल। जो इनके बारे में मैं बात आपको आपसे नेक्स्ट क्लास में करूंगा पूरी ब्रीफ में कि भाई ये क्या था। अभी आपको दिमाग में क्या रखना है कि मोतीलाल नेहरू साहब जो थे, उन्होंने एक कमेटी, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया था, और कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने इस रिपोर्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था। खुद इनके लड़के, खुद इनके जो सन है, क्या नाम था उनका आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी इस रिपोर्ट को गलत किया था और सुभाष चंद्र बोस साहब ने भी इस रिपोर्ट को गलत किया था। ठीक है, तो आप अभी के लिए फिलहाल आप याद रखें कि जो मोतीलाल नेहरू साहब ने जब रिपोर्ट बनाई थी तो वो 1928 में बनाई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। मतलब इंडियन फेडरल सिस्टम का कौन सा इसमें फीचर नहीं है, कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो आप बोल सकते हैं भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बिल्कुल है, अगर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो देश में बहुत बवाल हो सकता है। ठीक, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है जी। बस बोलता है कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको ये याद रखना है सिंगल टीयर गवर्नमेंट। सिंगल टीयर गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं है, ये विशेषता नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल टीयर गवर्नमेंट नहीं हो सकती। हमारे यहाँ सेंटर अलग गवर्नमेंट संभालती है जो जीती होती है लोकसभा में, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अलग चलती है। ये सभी को पता होगा, तो आपको ये याद रखना है कि सिंगल टीयर गवर्नमेंट इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी contained in the preamble of the Constitution of India are borrowed from the Constitution of which country। अब आप देखिए इस वर्ड को आप दिमाग में रखें, एल ई एफ, ये तीन वर्ड आप दिमाग में रखें। इंग्लिश वाले लोग, भाई लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो लिबर्टी याद रखें, इक्वेलिटी याद रखें और एफ फ्रेटर्निटी याद रखें, एल ई एफ याद रखें। और जो भाई लोग हिंदी पढ़ रहे हैं वो स्वतंत्रता याद रखें, समानता याद रखें और बंधुत्व याद रखें। मतलब आप ये कह सकते हैं स स ब, तीन वर्ड ये दिमाग में रखने हैं आपको। ठीक,
ये बार बार पूछा जाएगा आपसे कि ये तीनों के तीनों कहां से लिए गए हैं, बार बार ये घुमा फिरा करके आपसे पूछेगा। आपको याद रखना है ये फ्रांस से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है ना? तीनों वर्ड दिमाग में रखिए, एलईएफ अलग अलग उठाइएगा वर्ड। लिबर्टी का एल उठाइए, इक्वलिटी का ई उठाइए, फ्रेटर्निटी का एफ उठाइए। तीनों याद के लिए एलईएफ फ्रांस से लिया गया है। डन है। और हिंदी वाले लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आप बोल सकते हैं फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन आपसे क्या कहता है कि इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ठीक, ये किसका? 1946 का। याद रखेंगे अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब है। नाम क्या रहेगा इनका? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता था आइडिया ऑफ द रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से देखिए, ये फिर से ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ये वाले, इनको आप एक जगह कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रेसिडुअल पावर्स आपसे पूछा गया है। रेसिडुअल पावर्स अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से लिया गया है, तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि जितनी भी रेसिडुअल पावर्स हैं, जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हमने ली हैं किसी के संविधान से, तो वो है कनाडा। ठीक है ना? वो क्या है आपका? कनाडा। रेसिडुअल पावर्स आज आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, रेसिडुअल पावर्स जो है वो कनाडा से लिया गया है। रेसिडुअल पावर्स आप 10 बार बोलेंगे ना ये बिल्कुल रट जाएगा। रेसिडुअल पावर्स कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट वन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक। ठीक, फिर से इस वर्ड को याद रखें, SSP। ठीक, SSR, सॉरी SSR, जिसको आप कहते हैं क्या? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये किस प्लान से है? तो आपको याद रखना है कि ये 5 ईयर प्लान से लिया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हैं उसमें ऐसा कहीं पर कुछ है नहीं, प्रियम्बल में ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है, और कंकरेंट लिस्ट होती नहीं। तो थोड़ा बहुत जिसने पॉलिटी पढ़ भी रखी है ना, वो ऑप्शन को देख करके मार लेगा कि ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का कहीं नाम ही नहीं, प्रियम्बल में कहीं नाम ही नहीं है। कंकरेंट लिस्ट ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा, दोनों दोनों जगह की गवर्नमेंट जो होती है वो मिलकर के बनाती है, तो वो वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा? 5 ईयर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। बोलता था पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज टेकन विच कंट्री। कहां से लिया गया है? तो आप इस चीज को दिमाग में रखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशियल रिव्यू है, कहीं पर भी ना आप जे देखिए, कहीं पर भी क्या देखिए आप? जे, जुडिशरी, या ये जितनी भी जुडिशरी जुडिशरी वर्ड जहां पर भी आपको दिखाई देगा, आपने याद रखना है कि ये अमेरिका ही होगा। ठीक है ना? इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। जुडिशियल रिव्यू बोला जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये दोनों के दोनों कहां से लिया गया है जी? अमेरिका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? ठीक, ये देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, ये कहां से लिया गया है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी आपको याद रखना है फ्रांस। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी क्या याद रखना है? फ्रांस। आप 10 बार बोलिएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, इसको पॉज करिए और 10 बार बोलिए प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी फ्रांस, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी फ्रांस, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी फ्रांस। जितनी बार आप इसको बोल करके कॉपी पे लिख डालेंगे, ये बिल्कुल रट जाएगा। दोबारा कभी दिखेगा ना आपको प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, आपके मुंह से सीधा फ्रांस ही निकलेगा। ठीक है ना जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? ठीक है ना? तो याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया था ये तीनों वर्ड याद है ना आपको, अभी पीछे मैंने पीछे गए ये तीनों के तीनों वर्ड। ठीक है ना? रेडिम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यही 3 वर्ड थे। मैंने फिर से बोला था कि आपसे, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसका आंसर क्या होने वाला है आपका? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जो भी लोग हिंदी वाले लोग हैं मैंने उनको बताया था स स ब, आप इन 3 वर्ड को याद रखें। और जो भी भाई लोग इंग्लिश वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग REF जैसा बनाना चाहे वैसे बना लें। ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आप इसको जरा ध्यान से गौर करिएगा। बोला गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपातकाल है ये कहां से लिया गया है? तो याद रखना है कि जो वित्तीय आपातकाल आपका लिया गया है वो अमेरिका से है। ठीक है ना? वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत आसान सा, बहुत ही आसान फॉर्मेट है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जहां पर भी आपको समान दिखाई देता है, समान,
आप आगे बढ़ देखें, समान नागरिक संहिता। समान का मतलब है दोनों नंबर सेम होने चाहिए। दोनों नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और दोनों नंबर सेम केवल कहां पर है? 44। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 44 है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी। आपने धीरे धीरे ये काम करना है। जो 30 क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं, उन 30 क्वेश्चंस पर आप काम करिएगा और उसके रिगार्डिंग काम करिएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच।